दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स ने रोलिंग स्टोन को एक बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू दिया था और इसके बाद सारे मेंबर्स ने सोलो इंटरव्यू भी करा था। तो आरएम के सोलो इंटरव्यू को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज बारी है हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन की। तो चलिए जानते हैं जिन ने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है और हमें क्या कुछ हमारे जीनों के बारे में जानने को मिला है। बिना किसी देरी किए फटाफट से इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शो के होस्ट ब्रायन हिट जिनका इस शो में फिर से वेलकम करते हैं। तो हमारे जिन कहते हैं मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ वापस से रोलिंग स्टोन में आकर। और ब्रायन हिट कहते हैं जब हमारा पिछली बार बात हुआ था उसके बाद से आपने बहुत कुछ करा है, पर एक चीज जो आपने करा है वो है कि आपने इस सॉन्ग को बनाया है लूजर, और सच में मुझे वो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो जिन कहते हैं अगर आपको पसंद है तो मैं अभी इस सॉन्ग को गा सकता हूँ आपके लिए। तो होस्ट यहाँ हंसते हैं और कहते हैं प्लीज। तो जिन कहते हैं सॉरी। हमारे जिन जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं ना उनका मस्ती मजाक चलता ही रहता है। तो होस्ट यहाँ कहते हैं ये एक रॉक सॉन्ग है और ये बहुत सारे रॉक सॉन्ग से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसे कि रॉक बैंड आजकल रिसेंटली बना रही है। ये उनसे काफी ज्यादा अच्छा सॉन्ग है। तो प्लीज आप मुझे बस इसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जिन यहाँ कहते हैं मैंने इस सॉन्ग के लिए एक कोरियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करा है, चोई यैन, और मैं अभी 35 साल का हूँ कोरियन एज सिस्टम से, पर अगर इंटरनेशनल एज की बात की जाए तो मैं अभी 33 साल का हूँ। और इस सॉन्ग के लिए मैं सिर्फ फोकस्ड था एक यूथफुल वाइब को क्रिएट करने के लिए। मैं बस इसे ही क्रिएट करना चाहता था और मैं बहुत ही ज्यादा ग्लैड फील कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आई है। और मुझे रॉक से मिलती जुलती जॉनरा पसंद है और मैं हमेशा से इस तरह की सॉन्ग को अपने सोलो एल्बम में रखना चाहता था। तो मैंने हमेशा से ज्यादा अनुरोध किया और शुरू में ये सॉन्ग उतना ज्यादा इंटेंस नहीं लग रहा था। तो मैंने इन चीजों के लिए मांग करी, कैसा रहेगा कि हम शाउटिंग को एम्पलीफाइड करें, कैसा रहेगा कि हम साउंड को चेंज करें। तो मैंने ढेर सारी एडजस्टमेंट्स करी इसमें। तो इसके बाद होस्ट कहते हैं जिन आपको कैसा फील होता है 35 साल का होकर और एक आइडल होकर, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा यंग दिखते हो, पर ये कैसा है, आप इन सारी चीज को अपने दिमाग में कैसे रखते हो, क्या ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहती है, क्या आप हमेशा ही इन चीजों को सोचते हो। तो जिन कहते हैं मुझे लगता है कि ये हमेशा ही शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है, और जैसा कि ये सच है कि अब वो सेम मूव मुझे डिफिकल्ट फील होने लगी है। पहले जो चीजें मैं बहुत आसानी से कर लेता था अब वो मुझे डिफिकल्ट लगती है, पर ये बोझ मुझे ही उठाना है। ऑडियंस के लिए ये जरूरी है कि मैं खुद को हमेशा एक टॉप फॉर्म में दिखाऊं, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो होस्ट कहते हैं बस हार्ड वर्क करना, हार्ड ट्रेनिंग करना। तो जिन कहते हैं सच कहूँ तो मुझे पता है कि मैं बाकी मेंबर्स की तरह फुर्तीला नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैं प्रैक्टिस में हमेशा पहले आता हूँ और हमेशा लेट तक रुकता हूँ ताकि मैं सारी चीजों को कैच कर पाऊँ, और मैं अभी भी ये करता हूँ। तो होस्ट कहते हैं आप अभी भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो जिन कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ। होस्ट आपसे ये कोई छीन नहीं सकता। जिन राइट, मुझे लगता है कि मैं बाकी सारे मेंबर्स से भी ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। इवन दो सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं, कम से कम मेरे पास एक चीज तो होना ही चाहिए, एक बेस्ट चीज पूरे ग्रुप में। होस्ट ये अच्छा है क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा डीप डिस्कशन कर रहे हैं। सच में हमारे जिन खुद से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो खुद की तारीफ करना कभी भी नहीं छोड़ते हैं और सच में वो काबिल तारीफ पर्सन है। होस्ट आपने बहुत ही ज्यादा कूल टूर करा है रॉक बैंड्स के साथ, ये बीटीएस की चीजों से बहुत ही ज्यादा अलग था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उन सारे एक्सपीरियंस को लेना आपके लिए कैसा था, फिर चाहे एल्बम बनाने की बात हो और पहले जैसे आप बीटीएस के साथ टूर पे जाते थे तो ये कैसा था। तो जिन कहते हैं तो जैसा कि मैंने कुछ महीनों तक सिर्फ बैंड्स के साथ ही टूर करा है, जबकि मैं एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक बीटीएस के साथ ही टूर करता आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बैंड की एक्सपीरियंस ज्यादा डिफरेंट थी। हमारे ग्रुप ने लगभग 10 साल एक साथ बिताए हैं म्यूजिक बनाने में, और मुझे लगता है कि हम बिना किसी परेशानी के फिर से टूरिंग शुरू कर लेंगे। सारे ही मेंबर्स इस टूर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे दांतों को पीसते हुए इस काम में लगे हुए हैं, मतलब वे दिन रात इसका वेट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा टफ है, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो फिर होस्ट कहते हैं आरएम ने इस बात को कहा था कि वो कंफ्यूज्ड है बीटीएस के नेचर को लेकर, बट परमिशन टू डांस के बाद
वो इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि अब अगली मिशन क्या होगी इस बैंड की। तो क्या आपकी कोई अग्रीमेंट हुई है इसे लेकर, और क्या आप भी उसी तरह के सिमिलर मेंटल जर्नी से गुजरे हो जैसे आरएम गुजरा है? तो इस पर जिन कहते हैं मैं इस पे टोटली अग्री नहीं करता हूँ कि बाकियों को इस पर कोई इशू है, क्योंकि म्यूजिक को लेकर आप सर्टेन रिजल्ट्स देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमारा सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाला सॉन्ग ही हमारा आइडेंटिटी है, पर हर कोई ऐसा नहीं सोचता। तो बहुत ही ज्यादा डिस्कशन के बाद मैं इस चीज को लेकर कन्विंस्ड हो पाया कि हमारी आइडेंटिटी वही म्यूजिक है जो हम बनाते हैं, और अब मैं बिलीव करता हूँ कि हमारी जो सच्चाई है वो हमारे म्यूजिक के थ्रू लोगों को बताना ही हमारा आइडेंटिटी है। तो फिर होस्ट यहाँ कहते हैं जिन कुल मिलाकर ये छुट्टी का समय कैसा रहा, क्योंकि आपने मिलिट्री में सर्विस भी दिया और आपका सोलो म्यूजिक, आप ग्रुप से दूर थे, आपके सोलो म्यूजिक ने आपको ग्रुप से दूर करा और अब फिर से आप लोग सातों मेंबर एक साथ वापस आ चुके हैं। तो इन सब चीजों में आपका टाइम कैसे चेंज हुआ, आप किस तरह से सोचते थे इस बैंड को लेकर, अपने रोल को लेकर, और आपकी लाइफ इस बैंड में सब चीज़ों को लेकर आप किस तरह से सोचते थे? तो हमारे जिन कहते हैं मैंने बस मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा मिस करा है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता रहता था। हम मिलिट्री में एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, और जैसे कि हमने इतने वक्त तक एल्बम में एक साथ काम करा है, पर मुझे पता है मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तब फील कर पाता हूँ जब मेंबर्स मेरे आसपास होते हैं। और इस दूरी ने मुझे एक बार फिर से ये एहसास दिलाया कि मैं सारे बीटीएस मेंबर्स के आसपास कितना ज़्यादा खुश होता हूँ। तो फिर होस्ट कहते हैं एक फीलिंग है, मुझे पता है कि आपने कुछ इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करी है जैसे 100 सॉन्ग इस एल्बम के लिए, और मुझे ये फीलिंग है कि आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स को लिखा भी होगा, आपको राइटिंग क्रेडिट्स भी मिले हैं। शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हुआ हो कि वो सॉन्ग इस एल्बम में नहीं हो, तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, उस सॉन्ग्स के बारे में सोच रहा हूँ। शायद आप उसके बारे में मुझे बता सको कि वो सारे सॉन्ग्स कैसे रहे होंगे जो आपने लिखा है। तो इस पर हमारे जिन कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने अभी तक इस चीज़ के बारे में कहीं और बात नहीं करी है, पर सच्चाई यही है कि मैंने एक भी सॉन्ग नहीं लिखे हैं इस एल्बम के लिए, क्योंकि जब ये एल्बम डिसाइड हो रही थी उस दौरान भी मैं अपने सोलो टूर में ही बिजी था, और जब मैं स्टूडियो में आया तब 100 ऐसे सॉन्ग थे जो ऑलरेडी बन चुके थे। तो मैंने उनके लिए टेस्ट रिकॉर्डेड करा जो भी उनमें से बेस्ट सॉन्ग थे, और इसमें हमें 7 से 10 दिन का वक्त लगा था। और जैसे ही ये खत्म हुआ तो सारा प्रोसेस वहीं पे खत्म हो गया था। जो रिकॉर्डिंग स्केड्यूल्स थे वो 3 महीनों के लिए थे, और मेरी जो टूर की स्केड्यूल थी वो बस उसके पहले ही डिसाइड करी गई थी। तो टाइमिंग उस दौरान काम नहीं कर पाया था, टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं रखी गई थी। मैं इस चीज़ के बारे में सोच भी रहा था कि शायद फैंस बोर हो जाएगी जब मेंबर्स मिलिट्री में होंगे तब, तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शूट करी हमारे फैंस के लिए, और सारे सॉन्ग्स बन भी गए। तो होस्ट कहते हैं ये एल्बम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर इमेजिन कीजिए कि ये और कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर आपने भी कोई सॉन्ग लिखे होते इस एल्बम के लिए, आपको भी राइटिंग क्रेडिट्स मिलती। तो जिन कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, पर सारे मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा जॉब निभाया है इसके लिए, पर अगर मैं थोड़ा ग्रेडी हो जाता और सभी को इस चीज़ के लिए, खुद को इस चीज़ के लिए पुश करता कि मेरे भी 1-2 सॉन्ग इस एल्बम में हो, तो ये इंटरव्यू जो अभी हो रही है ये कुछ महीनों और बाद होती, तो तब तक फैंस और ज़्यादा बोर नहीं हो जाते। और हाँ, मैं थोड़ा निराश हूँ, पर और भी लाइफ है, ये बस प्रेजेंट है, फ्यूचर अभी बाकी है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमेशा हमारे पास मोर अपॉर्चुनिटीज रहती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हमेशा ही आते जाते रहती है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, पर मुझे लगता है कि वो बेस्ट चॉइस था जो मैंने उस वक्त लिया था। तो होस्ट कहते हैं मुझे लगता है कि क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ कि वे लोग इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं आपके रॉक अप्रोच से, वे लोग आपके रॉक म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हुए हैं, इवन जब आप वहाँ इसे लिखने के लिए नहीं भी थे। मुझे लगता है कि इन चीजों को उस रॉक एलिमेंट्स ने भर दिया है। तो जिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इस एल्बम में ढेर सारे रॉक एलिमेंट्स हैं, हमारा ग्रुप हमेशा से ही एक हिप हॉप फाउंडेशन रहा है। बाकी मेंबर्स को रॉक म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है, वे लोग इसे बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, पर मैं सबसे ज्यादा इसका बड़ा फैन हूँ। तो इसीलिए मेरे सोलो एल्बम में आपको इस तरह से रॉक चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ा या नहीं। तो होस्ट कहते हैं पर यहाँ एज पे मैं उस रॉक को सुन पाता हूँ। तो जिन कहते हैं अगर यहाँ कुछ है कॉन्सर्ट के दौरान
तो बाकी सारे मेंबर्स जब मुझे कॉन्सर्ट में देखते थे तो वे मुझे बोलते रहते थे कि उन्हें भी परफॉर्म करने का मन कर रहा है। तो अगर मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ तो वो शायद ये है कि मेरे कॉन्सर्ट ने बाकी मेंबर्स को इंस्पायर करा है। मेरे कॉन्सर्ट को देखकर अगर उन्हें थोड़ा सा पुश मिला है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो शायद ये एक छोटा सा ही सही लेकिन एक इफेक्ट था। हमारा मेंबर वी एक बार मेरे कॉन्सर्ट में स्पेशल गेस्ट के तौर पे आया था और जब उसने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा तो इससे उसे भी परफॉर्म करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हुई थी और इसी वजह से स्टेज पे वो रोने लगा था फुट फुट कर। तो फिर यहाँ होस्ट कहते हैं आपके हमेशा से वो 5 पसंदीदा रॉक बैंड्स कौन से रहे हैं। तो जिन कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत सारे रॉक बैंड्स को पसंद करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सारे को छोड़ सकता हूँ। मैं बस एक बैंड का ही नाम लूँगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज्ड हूँ और जिसे मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। मैं कोल्ड प्ले के बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनकी पूरी टीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो होस्ट यहाँ जिन से पूछते हैं आपका अभी तक का फेवरेट रॉक सॉन्ग कौन सा है। तो जिन कहते हैं मुझे लगता है कि ये मेरा फेवरेट है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ये भी कोल्ड प्ले का ही है और इसका नाम है विवा ला विदा। मैं 2 बार उनके कॉन्सर्ट में एज अ गेस्ट बनकर गया था और मैं सच में उस सॉन्ग को सुनना चाहता था, विवा ला विदा को। तो मुझे लगता है कि जब मैं बैक स्टेज में था तो मैं कूद रहा था इस सॉन्ग को सुनकर और इसे देखकर अकेले ही। और जब मैं इस सॉन्ग को सुन रहा था तो मैं अपनी दिल की उस जोड़ों की धड़कन को सुन पा रहा था कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सच में एक बड़ा ही स्ट्रेंज इमोशन था। ये एक इस तरह का सॉन्ग है जो मुझे हर तरह की नई इंस्पिरेशन देता है। तो मैंने उस तरह की फीलिंग्स को बहुत बार सोचा जब मैं अपना सोलो एल्बम बना रहा था। तो होस्ट कहते हैं हाँ ये सेम चीज़ है जो कोल्ड प्ले करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ये एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन है, इमोशन है। तो जिन कहते हैं हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट में तो नहीं गया हूँ। इवन मैंने खुद बहुत सारे कॉन्सर्ट करे हैं पर मैं ज़्यादा कॉन्सर्ट को नहीं देख पाया हूँ। पर वहाँ और भी ग्रेट सॉन्ग्स हैं, ऑफ कोर्स पॉपुलर सॉन्ग्स भी हैं, पर वो सॉन्ग्स मेरे लिए थोड़ा स्पेशल फील करवाता है। तो होस्ट कहते हैं बैंड में सबसे एल्डेस्ट मेंबर होना, तो जैसे कि आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, मुझे लगता है कि आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं। आप हर चीज़ों के लिए सबसे पहले जाते हो, इवन मिलिट्री सर्विस के लिए भी आप सबसे पहले गए थे। तो ग्रुप का एल्डेस्ट मेंबर होने के नाते वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और वो क्या चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा नापसंद करते हो एज अ एल्डेस्ट मेंबर होने की वजह से। तो इस पर हमारे जिन कहते हैं मैं सबसे एल्डेस्ट मेंबर हूँ पर हमारी टीम में मेंबर्स मुझे सबसे एल्डेस्ट मेंबर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। क्या इसे कहना थोड़ा वियर्ड है? मुझे नहीं लगता कि वे लोग मुझे एज अ एल्डेस्ट मेंबर ट्रीट करते हैं और नहीं मैं कभी ऐसा एक्ट करता हूँ कि मैं ग्रुप का सबसे बड़ा मेंबर हूँ। पर जब हम सारे लोग फ्रेंडली एक्ट करते हैं तो वे लोग मुझे भाई कहते हैं, वे लोग मुझे योंग योंग कहकर ही बुलाते हैं और वे लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रीट करते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है जब वे लोग ओवर कैजुअली बिहेव करते हैं, जैसे कि मजाक मजाक में जब वे लोग मेरे बट पे मार देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो जैसे कि मैं जब कहता हूँ कि ये मेरा लास्ट फेवरेट पार्ट है तो यहाँ होस्ट कहते हैं और ट्रुथ यही है, जैसे कि आप जानते हो बाय द वे 35 साल का होना बहुत ही यंग है। तो जिन यहाँ कहते हैं येस आई नो, पर मुझे ये रियलाइज्ड हुआ है कि सच में 25 और 35 के बीच में एक डिफरेंस तो है। तो होस्ट कहते हैं हाँ, और आप हमेशा ही सबसे पहले मेंबर होते हो जो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करता है बैंड में सबसे पहले, फिर चाहे वो एज की ही बात क्यों ना हो। तो जिन यहाँ कहते हैं हाँ आप एब्सोल्युटली सही हो। लेट मी टेल यू कि एक बार मेरे एक फेलो मेंबर ने मुझसे क्या कहा था। उसने मुझसे कहा था यंग, आप जब भी किसी मुसीबत में पड़ो आप बस बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना और आप उससे ओवरकम कर लोगे। और वो मुझसे 2 या 3 साल ही छोटा है और वो लगभग 2 या 3 साल बाद आया और उसने मुझसे कहा वाव, तो आप इस एज में आकर इतना ज़्यादा बुरा फील करते हो। मुझे सच में इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि जिन उस एज में आ चुके थे और जब वो पर्सन उस एज में आए थे तब जाके उन्हें पता चला कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। तो फिर यहाँ होस्ट जिन से कहते हैं आपने एक टीवी शो भी करा है जो कि एक बिग सक्सेस रही है, हर कोई ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद करा, तो आपके सोचने पे इस चीज़ ने किस तरह से प्रभाव डाला।
जैसे कि जब आप करियर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हो, अलग अलग करियर के बारे में सोचते हो, तो इस पर हमारे जिन कहते हैं, मैं हमेशा ही इस चीज़ को सोचता हूँ कि इसे कंटिन्यू करने का फिर कोई रीज़न नहीं रहेगा। अगर ये मेरे मेंबर्स के साथ, मेरे ग्रुप के साथ ना हो तो फिर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि सोलो करियर मेरे लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर मैं कुछ और करूँगा तो ये शायद होगा मैं अपने ग्रुप के साथ ही कुछ ट्राई करूँगा। जब फैंस बोर हो रहे होंगे तब मैं ग्रुप के साथ ही अपने फैंस के लिए कुछ करूँगा, पर मैं अपने सोलो करियर को लेकर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ। फिर चाहे वो एक्टिंग की बात हो या फिर कुछ और चीज़ों की बात हो, मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। तो होस्ट कहते हैं तो फाइनली आपने उसे जाने दिया, ये बस सिर्फ अब हवे हवे की बात रह गई है। तो हमारे जिन कहते हैं मैंने सालों से कभी इस संभावना पे सोचा ही नहीं है। मुझे लगता है मैंने सोचा कि अभी सही समय नहीं होगा, या मुझे लगा कि शायद अभी सही समय नहीं है। पर समय किसी भी चीज़ के लिए बहुत लंबे वक्त तक सही नहीं होता, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए सही समय आने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा। और इसके बाद होस्ट उनसे लास्ट सवाल पूछते हुए कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी पर्सनल एम्बिशन क्या है आने वाले 5 सालों के लिए? तो जिन कहते हैं मेरी सबसे बड़ी ड्रीम है BTS के साथ टूर पे जाना और मैं फैंस से मिल सकूं जितना कि हो सके मुझसे, पूरी दुनिया के फैंस से। पहले जब हम हमारे टूर के प्लान्स बनाते थे तो उसमें ज्यादा कंट्रीज नहीं होती थी और वो टूर लगभग 3 से 4 महीनों तक ही चलते थे। और जैसा कि मैंने कहा, हम अब वापस आ चुके हैं और हमने ढेरों लोगों से प्रॉमिस करा है कि हम आएंगे और उनसे मिलेंगे। हमने हमारे 4 महीने के टूर को एक्सटेंड कर अब 1 साल का टूर बना दिया है। और जिन के इसी जवाब के साथ ये इंटरव्यू खत्म हो जाती है। होस्ट जिन को इस इंटरव्यू में आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की इंटरव्यू थी। जिन ने यहाँ अपने फ्यूचर प्लान बताए, एम्बिशन बताए, मेंबर्स के बारे में बताया, काफी सारी बातें जिन ने इस इंटरव्यू के थ्रू रिवील करी। तो सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंटरव्यू था। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।